बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एट 4। मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको ले चलता हूं आज की सुर्खियों की तरफ। आज आपको दिखाएंगे नीतीश कुमार ने क्यों कहा पीएम मोदी को नहीं छोड़ूंगा। आपके सामने ये पूरी खबर होगी। बात महाराष्ट्र की भी होगी। आपको बताएंगे योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर कैसे बटी महायुति। जामिया मिलिया इस्लामिया को हिंदू उत्पीड़न की सच्चाई वहां पर क्या है ये भी आप देखेंगे। पूरी गवाही टाइम्स नाउ नवभारत पर। और दिल्ली में प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल, ग्रैब 3 लागू। क्या है नए नियम और क्या है इसका हासिल, ये भी आज प्राइम एट 4 हैरान करने वाले खुलासे यहां से सामने आए। कॉल फॉर जस्टिस नाम की संस्था की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने देश को हिला देने वाले खुलासे किए हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक जामिया यूनिवर्सिटी के भीतर हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है, हिंदुओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। इतना ही नहीं, हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए साजिशें की जाती हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास 64 पन्नों की यह रिपोर्ट मौजूद है। नवभारत पर जामिया से पहले गवाही यूनिवर्सिटी की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की गवाही देखिए। महिला प्रोफेसर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया कि धर्म परिवर्तन की साजिश रची गई। मुस्लिम क्लर्क अश्लील कमेंट करता था, अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव तक डाला गया। ये जो हाईलाइटेड हिस्सा आप देख रहे हैं वो रिपोर्ट की वो अहम बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अलग अलग बिंदुवार इसका विश्लेषण किया है, यहां पर आप देख रहे हैं। और इस रिपोर्ट में जिन हिंदू महिलाओं या दूसरे प्रोफेसर की गवाही का हवाला दिया गया है उनके नाम का सुरक्षा कारणों से खुलासा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम सिर्फ गवाह नाम से उन्हें संबोधित कर रहे हैं। रिपोर्ट में जामिया की हिंदू महिला प्रोफेसर ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक मुझे मिस्ट्रेस बनाने की साजिशें की गई, मुझे मुसलमान बनाने के प्रपंच रचे गए, समय पर प्रमोशन तक नहीं दिया गया और प्रमोशन के लिए शर्त लगा दी गई कि मुस्लिम बन जाओ प्रमोशन मिल जाएगा। यह भी बताया गया कि एक मुस्लिम क्लर्क था जो आदतन गंदे और अश्लील कमेंट करता था। मुस्लिम क्लर्क ने कई बार बेइज्जती की और सीनियर मेंबर भी ये कहते थे कि मुसलमान बन जाओ सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल जामिया के वीसी के ओएसडी का नवभारत पर बयान। अगली खबर देखिए। कमेटी की रिपोर्ट पर बोले ओएसडी डॉक्टर सत्यप्रकाश, पहले जो हुआ वो आज होगा तो कार्रवाई होगी। वीसी के ओएसडी ने कहा ऐसी घटनाओं को लेकर हम सख्त हैं और यह भी कहा कि हमें रिग्रेट है कि पहले ऐसी घटनाएं हुई हैं। वाइस चांसलर के स्पेशल ऑफिसर ने यह बात कही। इस तरह की घटनाएं 8-9 साल के दरमियान हुई हैं, यह बात भी उन्होंने मानी। ये रिपोर्ट में आप देखेंगे किसी का नाम जाहिर नहीं है, ठीक है। तो इसको इंडिपेंडेंटली जामिया के पास कोई ऐसे एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे कि ये अभी एज ऑफ नाउ हम लोग इस कोई कंक्लूजन में पहुंचे कि ऐसा कुछ होता आया है या हो रहा है। लेकिन ये कमिटमेंट है इस एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये बिल्कुल इम्पार्शियल हो कि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो विल बी वेरी सीरियस ऑन इट। और अगर कोई अभी एज ऑफ नाउ कोई पुराना कोई भी इंसिडेंट को भी एविडेंस के साथ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोग को बताएगा तो डेफिनेटली व्हाटएवर एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस एंड स्टैट्यूट्स आर देयर इन द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंगली विल परस्यू द केस। और ऐसी कोई भी घटना ना हो इसके लिए बिल्कुल श्योरिटी की कमिटमेंट है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। जामिया में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये बात कही। सूडो सेक्युलरिस्ट नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो ये सोचते हैं कि भारत के रिसोर्सेज में पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो शांत है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऑन जामिया मिलिया इस्लामिया के फाइंडिंग्स के बाद में। जवाब उनको देना चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं परंतु इस बात पे चुप क्यों है जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये पाती है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है। जामिया मामले को लेकर दिल्ली कांग्रेस का बयान सामने आया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी का बयान है। बगैर सहमति धर्म परिवर्तन की हम निंदा करते हैं। समाज में किसी भी तरह के भेदभाव की हम निंदा करते हैं।
कहा है चौधरी ने। मैं किसी भी तरीके की कन्वर्जन के जब तक कि वो जबरदस्ती नहीं किया जा रहा, खास तौर पे मैं उसके बात के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता, लेकिन निश्चित ही अगर किसी लालच दिया जा रहा है और जबरदस्ती की जा रही है तो मैं उसकी भर्त्सना करना चाहूँगा। भेदभाव की खबर भी आ रही थी कि जो गैर मुस्लिम जो टीचर हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, भेदभाव भी हो रहा है कि जामिया से खबर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी वर्ग के साथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे संज्ञान में जो बातें आएंगी हम उसको प्रमुखता के साथ उठाने का काम करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं वीर सिंह ढींगन। केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी की बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनेगी। अब आप ये भी देखिए कि इंडी अलायंस में ये पार्टियां साथ में भी हैं और इनके नेता इंडी के अंदर ही पार्टियों की अदला बदली भी कर रहे हैं। एक तरफ जहां जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के जो अच्छे नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी में आना चाह रहे हैं। पिछले हफ्ते ही हमने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को ज्वाइन कराया था। आज वीर सिंह ढींगन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो एक चलन दिख रहा है इससे यही साफ जाहिर होता है कि आने वाले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और अब वो नारा जिस पर इन दिनों दूसरे नारे गढ़े जा रहे हैं इसके काउंटर के लिए, बटेंगे तो कटेंगे, इस पर अजीत पवार क्या बोले हैं? हम सभी ने इसका विरोध किया, अजीत पवार ने कहा। बीजेपी की पंकजा मुंडे ने भी इसका विरोध किया, अजीत पवार ने कहा ऐसे नारे यहां नहीं चलेंगे। अजीत पवार ने कहा महाराष्ट्र अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है। हालांकि ये बात भी एक विरोधाभास के तौर पर ही सामने देखी जा रही है कि खुद महायुति के भीतर के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे की बात महाराष्ट्र के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमने सबने विरोध किया है, मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। बटेंगे तो कटेंगे पर नितिन गडकरी क्या बोले? बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ गलत निकाला जा रहा है, कहा नितिन गडकरी ने। आतंकवाद और देश के दुश्मनों के खिलाफ एक होना चाहिए, कहा है इस नारे के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने। और इसके निहितार्थ लोग अपने हिसाब से निकाल रहे हैं और उसमें कई मायने गलत निकाले जा रहे हैं। हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है। कहा है पूरे भारतीय एक हुए, कहाँ बांटने का प्रयास है? कटेंगे तो कटेंगे, ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। और आगे हम आपको दिखाएंगे बिहार में जहर खबर। देखिए मुजफ्फरनगर में घने कोहरे के वजह से क्या हुआ। यहां घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर असर आया और एक साथ आपस में भिड़ गई कई गाड़ियां। ये कोहरा जो कि असल में प्रदूषण और आजकल जो फॉग अब बढ़ते ठंड के साथ वातावरण में आता जा रहा है, ये दोनों मिलकर जो स्मॉग बना रहे हैं, ये क्या असर कर रहा है देखिए जरा। कोहरे की वजह से आपस में टकराई गाड़ियों के टकराने से कई लोग जख्मी। विजिबिलिटी इन दिनों अफेक्ट हो रही है, इसलिए अब इस फैक्टर को भी ध्यान में रखकर गाड़ी चलाने की आवश्यकता। हरियाणा से बड़ी खबर, प्राइम 4 रोहतक में धुंध की वजह से हादसा।
धुंध के कारण आपस में टकरा गई 7-8 गाड़ियां। विजिबिलिटी लो होने की वजह से यहां पर भी यह हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 9 के बाईपास पर हुई यह घटना। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। यहां आप यही तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए विजिबिलिटी अब धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा। सड़क पर चलते हुए और ज्यादा सावधानी और सतर्कता की जरूरत। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल ही चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज ग्रैब 3 लागू हो गया। दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इसकी वजह यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार हो गया। नोएडा और गाजियाबाद में हवा जहरीली हो गई। दिनों दिन दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। पिछले कई सालों की तरह इस साल भी दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। 5वीं तक की क्लास को ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर प्रदूषण का स्तर इससे ज्यादा खराब हुआ तो ग्रैब 4 भी लागू किया जा सकता है। इनफैक्ट इस समय मेरे गले में जो आप ये समस्या देख रहे हैं इसमें भी बहुत हाथ इस प्रदूषण का है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, लेकिन कितना इसका फायदा हो रहा है, असर कितना पड़ रहा है, ये जरा देख लेते हैं। इस समय जो स्थितियां हैं आप देख रहे हैं, प्रदूषण की वजह से दिल्ली का हाल बेहाल है। दिल्ली में 5वीं तक के बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब 5वीं तक के बच्चे ऑनलाइन ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे। ग्रैब 3 के तहत जो प्रतिबंध लागू हुए हैं उनके लागू होने का सबसे बड़ा असर माल्ड होने वाली गाड़ियों पर पड़ रहा है और इसमें ज्यादातर वो गाड़ियां हैं जो डीजल का उपयोग करती हैं। दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले लाइट मोटर व्हीकल वाहनों के चलने पर रोक लग गई है और इसके अलावा BS3 भारत स्टैंडर्ड 3 पेट्रोल वाहन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNG वाहन और BS6 इंजन वाली गाड़ी है तो आप दिल्ली एनसीआर में सफर कर सकते हैं। बाकी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा से को एक बड़ी सौगात। अगली खबर बिहार के जमुई से। पीएम मोदी ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 6,640 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया गया। आदिवासी बच्चों के लिए 10 एकलव्य मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया गया। बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान तक की संज्ञा दी जाती है, भगवान बिरसा मुंडा नाम से जिन्हें पुकारा जाता है, उस दिन को विशेष बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर एक रंग होकर वहां उन्होंने न सिर्फ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उसमें हिस्सा लिया बल्कि 6,640 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी। और दिल्ली में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने अनावरण किया। शाह ने कहा भगवान मुंडा के प्रति कृतज्ञता का दिन है। अमित शाह ने कहा भगवान बिरसा मुंडा देश की आजादी के जंग के महानतम नायकों में से एक थे। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर दिल्ली के बांसेरा पार्क में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय भगवान बिरसा मुंडा का हमेशा आभारी रहेगा। देश में अगले साल 15 नवंबर तक आदिवासी गौरव दिवस के रूप में अगले साल से इसे मनाया जाएगा। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और खास तौर पर अपने आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं। महान राष्ट्र नायक भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। 25 साल के ये युवाओं ने रांची की जेल से लेकर इंग्लैंड की महारानी के महल तक
आदिवासी और भारतीयों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था और अपना बलिदान दिया था। आज हम सब भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके जीवन से हम अपने उनके सारे गुणों को आत्मसात कर देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो। अमित शाह ने आज बिरसा मुंडा की जिस प्रतिमा का अनावरण किया उसके विषय में भी जान लीजिए। वजन करीब 3000 किलोग्राम है और इस प्रतिमा को पश्चिम बंगाल के 2 शिल्पकारों ने मेहनत करके तैयार किया है। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर, जैसा मैंने आपको बताया, 6640 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की घोषणा की। इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों में 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आदिवासी बच्चों के लिए 10 एकलव्य मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया गया। मोदी जनमन के तहत बने 11,000 जनजातीय आवासों के गृह प्रवेश में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा की स्मृति में विशेष सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए। अगली खबर यह कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर एक बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदला गया। दिल्ली के सराय काले खान का नाम अब बिरसा मुंडा चौक रखा गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चौक का नाम बदलने की घोषणा की। और बिहार के जमुई से आई एक दिलचस्प तस्वीर अब आपके सामने रखता हूं। प्राइम एट 4 आज पीएम मोदी बिहार के जमुई में खैरा ब्लॉक के बल्लोपुर गांव पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने पारंपरिक झाल नगाड़ा बजाकर लोगों का अभिवादन किया। बिरसा मुंडा 150वीं जयंती, बिरसा मुंडा को याद किए जाने का, देश के विकास में आदिवासियों जनजातियों के किए हुए कामों अमूल्य योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन। और इस दिन न सिर्फ उनके किए हुए कामों का स्मरण किया गया, उनके गुणों को आत्मसात करने की बात की गई, बल्कि आप देख रहे हैं कि इस पूरे समुदाय के साथ एक रूपता और एक रंग दिखने का भी प्रयास किया गया। और अगली खबर यह कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमेशा मोदी के साथ मैं रहूंगा। ये बात वो बार दोहरा रहे हैं और शायद इसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार राजनीतिक यू टर्न लिए हैं और इसको लेकर उनकी जो छवि बन गई है उसके चलते कई बार ये सवाल उठते हैं कि वो कब तक साथ में हैं और कब नहीं। उन्होंने न सिर्फ बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर ये बार स्थापित करने की कोशिश की है कि वो जमाना रहा होगा 2014 वाला, जब वो कहीं विरोध में खड़े हुए दिखाई दिए थे और इस बात से कहीं क्षुब्ध थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने की दिशा में काम क्यों हो रहा है। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा आदर देते हैं और ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमेशा मोदी के साथ रहूंगा। इससे पहले दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में आपने ये देख रहे हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में ही नीतीश कुमार को रोक लिया था, गले लगाया था और फिर उनको उनकी सीट तक वो ले गए थे। मैं इतना ही पुनः कह देता हूं कि वो और हम लोग सब दिन के लिए इनके साथ रहेंगे। बीच में गलती हुआ, बीच में गलती कर दिया हम ही लोगों के यहाँ का कुछ लोग, हम लोगों ने तय कर दिया कि ये गलती नहीं, हम लोग तो शुरू में थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्हीं के साथ थे, उनकी सरकार में थे, बाहर भी हर तरह से थे। आई बीच में बेमतलब का कुछ काम इधर उधर लोग कर दिया था। और अब आपको गुजरात के जामनगर से आई तस्वीरें दिखाता हूं। गुजरात के जामनगर में भारतीय जनता पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंह जडेजा उर्फ गणेश गोंडल पर जामनगर के ही सांसद पूनमबेन माडम ने रुपयों की बारिश की। दरअसल गोंडल ने अपने घर में एक प्रोग्राम का आयोजन किया था जिसमें पुरुषोत्तम रूपाला, रिबाबा जडेजा जैसे कई नेता शामिल थे। पूनमबेन के रुपयों की बारिश लुटाने वाला यहां वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत देखा जा रहा है। और महाराष्ट्र के नांदेड़ से यह खबर, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने धारावी का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि धारावी की जमीन छीनने के लिए हमारी सरकार गिराएगी। वहां पे बंबई में
जमीन है, धारावी में जमीन है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। बंबई की जमीन, देश की सबसे महंगी जमीन। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार थी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया, एमएलए खरीदे गए, सरकार गिराई गई। क्यों? और आगे आपको दिखाएंगे घमासान लगातार है। कांग्रेस की घुसपैठियों से हमदर्दी पर हेमंत बिस्व शर्मा भड़क गए। रांची में हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस जेएमएम के सिलेंडर और नौकरी देने वाली बात पर निशाना साधा। उन्होंने कहा घुसपैठियों को सिलेंडर नौकरी देने में व्यस्त है। घुसपैठियों को आधार, जमीन, मुखिया का पद दे दिया। घुसपैठियों को नागरिक से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। जो हमने इतना दिन बोल रहा था कि पूरा कांग्रेस और जेएमएम घुसपैठियों को सिलेंडर देना, नौकरी देना, आधार कार्ड देना, जमीन देना, यही काम में वो लोग व्यस्त थे। ये लोग घुसपैठियों को नागरिक से ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। क्या नहीं दिया है? आधार कार्ड देते हैं, जमीन देते हैं, मुखिया का पद देते हैं, अभी सिलेंडर भी देगा, नौकरी भी देने वाला है। तो जनता इनको सबक सिखाएगा ना। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि मैं यही बात तो कह रहा था, और उनके स्टेटमेंट ने ये बात साबित कर दी। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर के बयान पर शिवराज सिंह चौहान भी भड़क गए। उन्होंने कहा बयान से साफ है झारखंड में घुसपैठिए हैं। ये बात तो ये खुद स्वीकार रहे हैं कांग्रेस वाले। अब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस के वोट बैंक घुसपैठिए ही हैं। कांग्रेस ने अब तक मीर के बयान का खंडन नहीं किया है, और यह बात स्थापित करती है कि वो मानते हैं कि घुसपैठिए हैं और वही हमारे वोट बैंक हैं। तो कांग्रेस, जेएमएम ये कहता है कि भाजपा वैसे घुसपैठियों की बात कर रही है, लेकिन उनके प्रदेश के प्रभारी कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। दो चीजें इससे स्पष्ट होती है। नंबर 1, घुसपैठिए हैं। नंबर 2, घुसपैठिए उनके वोट बैंक हैं, और वो घुसपैठियों के वोट सुरक्षित करने के लिए उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। और आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस नेता गुलाम मीर ने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर अब कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गुलाम मीर के बयान पर सियासी घमासान जबरदस्त है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर इसी बात को लेकर निशाना साधा है। कितना बड़ा पॉइंट दे दिया है कांग्रेस ने। देखिए, वोट के लिए कांग्रेस देश के साथ खिलवाड़ कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ खेल खेला जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। गुलाम अहमद मीर के बयान को आप देखिए, ये इसी सोच का उदाहरण है, कहा मोदी ने। ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान देखिए। मोदी सरकार पर खड़गे ने निशाना साधा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने किए। घुसपैठियों को रोकने का काम क्या आपका नहीं है, पूछा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हमको बोलते हैं ये देश तोड़ने वाले हैं, ये पाकिस्तानी है, अपोजिशन पार्टी वाले। अरे
अरे हम पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान अलग नहीं करते थे। है हिम्मत आपके पास? आपने किया है कुछ? अभी भी रोते ही रहते हो। बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे, हम अबे तुम क्या कर रहे, सो रहे हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो और होम मिनिस्टर वो है, घुसपैठियों को मदद कर रहे। कौन मदद कर रहे भाई? सरकार आपके पास है और आपके पास सब चीजें हैं। घुसपैठियों को रोकने का काम 1000 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल को लेकर जांच होगी। महाराष्ट्र चुनावों में पैसों के इस्तेमाल का शक है। 3000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिली है। 7 राज्यों के तकरीबन 200 बैंकों से ट्रांजैक्शंस हुए हैं। चुनाव के लिए कहा गया है, क्योंकि कोई भी व्यापारी या हवाला बहादुर ये आचार संहिता में करते नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शन कभी नहीं हुए। ये चुनाव के लिए, चुनाव में पैसा जो कांग्रेस ने जो संगठन बनाए हैं उनको इससे पैसा दिया जा रहा है। और बिहार के सिवान में फिर से जहरीली शराब का आतंक देखने को मिला। जहरीली शराब के कारण एक शख्स की मौत भी हो गई। शराब पीने से एक शख्स की आंखों की रोशनी चली गई। आप जानते हैं मेथिल अल्कोहल यही मिलाया जाता है। एथिल अल्कोहल में अक्सर स्पिरिट मिला दी जाती है और उसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। कई लोगों को पार्शियल ब्लाइंडनेस हो जाती है और कई लोग जान से चले जाते हैं। यही देखने को मिला। यहां अस्पताल में 2 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है। जहरीली शराब के मामले पर आरजेडी ने फिर से एक बार सरकार पर निशाना साधा है। शराब माफियाओं को सरकारी संरक्षण मिल रहा है, आरजेडी ने कहा, और ऐसे मामले के लिए सरकार जिम्मेदार है। आरजेडी ने कहा शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ना माना जाए तो किसे जिम्मेदार माना जाए? ये सरकार कर क्या रही है? शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण है, स्पष्ट दिख रहा है। और जहरीली शराब से जो मौत का सिलसिला है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मौत के लिए सीधे तौर पर दोषी जिम्मेवार सरकार में बैठे लोग हैं। इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर ये मौत का सिलसिला कब रुकेगा। और ये खबर पश्चिम बंगाल से। प्राइमेट 4 पश्चिम बंगाल में एक नया घोटाला सामने आ गया है। टैब स्कीम का पैसा छात्रों को मिला ही नहीं। कोलकाता के 100 से ज्यादा छात्रों के पैसे गायब हो गए हैं। शिकायत मिलने पर जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। उत्तर दिनाजपुर में टैब स्कैम का एपिसेंटर है, ऐसा बताया जा रहा है। बुजुर्ग महिलाओं के खातों से भी पैसे निकाले गए। तो अब ये है क्या? टैब स्कैम, टैब स्कीम का स्कैम क्या है? टैब स्कैम असल में इस स्कीम के तहत छात्रों को पढ़ाई के लिए राज्य सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। मोबाइल टैबलेट खरीदने के लिए यह पैसा मिलता है और इसके लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। यूथ ड्रीम योजना इसका नाम रखा गया है और इसके तहत यह पैसा दिया जाता है। टैब खरीदने के लिए छात्रों ने पोर्टल पर आवेदन किया। कई स्टूडेंट्स के पैसे दूसरे बैंक खातों में चले गए। अलग अलग जिलों से पैसे गायब होने की शिकायतें आई। भेजी गई रकम बिहार, झारखंड तक के जिलों के अकाउंट में, कई जिलों के अकाउंट में पहुंच गए। इसका मतलब सीधा यह है कि उन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए जो दरअसल इस स्कीम के तहत लाभार्थी की श्रेणी में आते ही नहीं थे और इसीलिए इसे स्कैम का नाम दिया जा रहा है। और आगे आपको बताएंगे न्यूजीलैंड के संसद में क्यों। ये अगली खबर देखिए। लगातार रैलियां हो रही हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के खानापुर में चुनावी रैली को संबोधित किया जा रहा है। आणि शिवसेना वाचवण्याचं, धनुष्यबाण वाचवण्याचं काम या एकनाथ शिंदेने केलंय। ते देखील इतिहासात अमर होईल आणि त्याच्यात देखील अनिल बाबर यांचं नाव सगळ्यात वरच्या क्रमांकावर असेल। बेईमानी आणि विश्वासघात कोणी केला मी त्याच्यावर बोलत नाही, परंतु या जनतेच्या मनातलं सरकार यावं म्हणून सगळ्यांनी मॅन्डेट दिलं, मतदान केलं, परंतु चुकीचं सरकार स्थापन झालं।
मला सांगा, जर 2.5 वर्षापूर्वी हे सरकार बदललं नसतं तर एवढ्या योजना आल्या असत्या, एवढी कामं झाली असती, एवढा फंड आला असता. एकेका मतदारसंघात आणि इकडं आमदार नसताना, आता मी शहाजी बापूच्या इथे गेलो होतो, मी त्यांना विचारलं तुमच्याकडे 2 वर्षात किती निधी आला? ते म्हणाले 5,500 कोटी.